हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ फोर्थ टॉपिक ऑफ द हिंदू लॉ सीरीज। जो मैंने हिंदू लॉ की सीरीज शुरू करी है उसी का ही आज फोर्थ टॉपिक लेकर आई हूँ। टॉपिक का नाम है डिग्रीज ऑफ द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स। इसका मतलब है कि जो लड़का और लड़की हैं वो कब एक प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में होते हैं और उनकी जो शादी है वो वैलिड नहीं समझी जाएगी हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो किसी ने अगर मेरे जो 3 टॉपिक्स ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे डाले हैं वो किसी ने नहीं देखे हैं, वो जाके मेरे चैनल पे देख सकता है, जिसमें हमने कंडीशंस फॉर अ वैलिड हिंदू मैरिज वो डिस्कस किया था। और उसी में ही कंडीशन में ही एक जो है वो सापिंडा रिलेशनशिप आता है, एक प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप आता है। तो सापिंडा रिलेशनशिप में भी लड़का और लड़की की शादी नहीं हो सकती, वो टॉपिक ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। और आज हम बात करेंगे प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करती हूँ। ये जो डिग्रीज ऑफ द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है, ये हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 3 का जो डेफिनेशन वाला सेक्शन है उसी के ही क्लॉज जी में इसको डिस्क्राइब किया है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये कह रहा है कि लड़का और लड़की जो आपस में शादी करने वाले हैं वो डिग्रीज ऑफ द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में कब आएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जब एक जो है वो दूसरे का लीनियंट असेंडेंट अगर है तो उनकी जो शादी है वो नहीं हो सकती। अब लीनियंट असेंडेंट यहाँ पे मतलब है कि डायरेक्ट लाइन ऑफ द असेंडेंट, मतलब कि ब्लड रिलेटिव्स जो कि डायरेक्ट लाइन ऑफ द असेंडेंट से आ रहे हैं। अब इसका मतलब है कि मेरे पेरेंट्स, अगर मैं अपनी शादी की बात करूं तो मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उसके बाद ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, अब ये आ रही है डायरेक्ट लाइन ऑफ द असेंडेंट। तो मैं मतलब कि अपने फादर से, उसके बाद मेरे दादा हो गए, दादा के दादा हो गए, मेरी शादी वहां नहीं हो सकती। ठीक है, अब ये तो कॉमन सी चीज है, आप सबको पता है कि नहीं होती है ऐसी कोई शादियां, लेकिन दुनिया है, दुनिया में बहुत कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे बात है कि हिंदू लॉ ऐसी शादियों को वैलिड शादियां नहीं मानते हैं। डायरेक्ट लाइन ऑफ द लीनियंट असेंडेंट मतलब कि आपका ब्लड का रिश्ता है जो कि डायरेक्ट लाइन ऑफ असेंडेंट से चल रहा है, यानी कि मेरे फादर जो है वो मेरे लीनियंट असेंडेंट है, तो उनके साथ मेरी शादी नहीं हो सकती। सबसे पहला पॉइंट ये है जो बनता है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। तो अब आ जाते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट कहता है इफ वन वाज अ वाइफ और हस्बैंड ऑफ अ लीनियंट असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द अदर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे लीनियंट असेंडेंट आपको पता है कि यानी कि पेरेंट्स। अब पेरेंट्स का हस्बैंड एंड वाइफ के बोलने का मतलब यहाँ पे है कि वॉज यहाँ पे लगा दिया है, इसका मतलब कि प्रीवियसली वो हस्बैंड एंड वाइफ रहे हों, यानी कि हो सकता है कि अब डिवोर्स हो गया है पेरेंट्स का, या हो सकता है कि किसी एक की डेथ हो गई है। तो अब इसका मतलब है कि मैं अपनी मदर के हस्बैंड से शादी नहीं कर सकती, बेशक उनका डिवोर्स हो गया है, बेशक जो है वो किसी की डेथ हो गई है। उसी तरह से अगर मेरा भाई है तो मेरा भाई अपने फादर की वाइफ से, मतलब कि अपनी मदर से शादी नहीं कर सकता, बेशक वो अभी उसका डिवोर्स हो गया है, चाहे वो उसके जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो गई है। तो वॉज का मतलब कि प्रीवियसली वो हस्बैंड एंड वाइफ रहे हो, उनसे हम शादी नहीं कर सकते। और उसी तरह से डिसेंडेंट, लीनियंट डिसेंडेंट का मतलब है कि मैं अपनी बेटी के हस्बैंड से, ठीक है, क्योंकि वो मेरी बेटी का हस्बैंड है, मेरा दामाद है, उससे मैं शादी नहीं कर सकती। या अगर मेरा भाई है तो वो उसके लिए लीनियंट डिसेंडेंट का मतलब ये है कि वो अपनी बहू से, यानी कि अपनी उसका जो बेटा है उसकी वाइफ से, उससे शादी नहीं कर सकता, मतलब कि अपनी बहू से शादी नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने बहू और दामाद से शादी नहीं कर सकते, ना ही अपने माँ और अपने जो हमारे फादर हैं उनसे शादी कर सकते हैं। यहाँ पे ये मतलब है जो प्रीवियसली यहाँ पे वॉज का मतलब ये था कि वो प्रीवियसली हस्बैंड एंड वाइफ थे, आपके जो लीनियंट डिसेंडेंट है या आपके लीनियंट जो असेंडेंट है उनसे। तो सेकंड पॉइंट आई गेस समझ आ गया होगा आपको, बहू और दामाद, और यहाँ पे फादर और मदर की बात हो रही है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट एक बार बेयर एक्ट से पहले पढ़ लेती हूँ, उसके बाद आपको रिश्तों के हिसाब से क्लियर कर दूंगी। इफ वन वॉज द वाइफ ऑफ द ब्रदर or of the father's or mother's brother or of the grandfather's or grandmother's brother of the other। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, इफ वन वॉज दी, वॉज लगाया है मतलब कि प्रीवियसली वो वाइफ ना रही हो किसकी,
आपके ब्रदर की, मतलब आपकी वो भाभी ना रही हो, ठीक है, कि चाहे अब भाई के साथ चाहे डिवोर्स हो गया है, चाहे भाई की डेथ हो गई है, स्टिल आप उसके साथ शादी नहीं कर सकते, ठीक है। और वहीं पे ही फादर्स और मदर्स ब्रदर का मतलब ये कि फादर का जो ब्रदर होगा वो ऑब्वियसली आपका चाचा या ताया जी कुछ लगेंगे, तो उनकी जो वाइफ होगी वो आपकी चाची या ताई जी कुछ लगेंगी, उनसे आपकी शादी नहीं हो सकती। और अगर आप मदर की बात करोगे, मदर का ब्रदर का मतलब कि आपका मामा, मामा की जो वाइफ है वो मामी, तो उनसे भी आपकी शादी नहीं हो सकती। सेम आपको आगे बोला है ग्रैंड फादर्स और ग्रैंड मदर के जो ब्रदर है उनकी वाइफ, मतलब कि ग्रैंड फादर्स की जो आगे ब्रदर है वो आपके जैसे कि दादा ही लगते हैं, तो उनकी वाइफ आपकी दादी ही लगेंगी। उसी तरह से ग्रैंड मदर जो है उनके भाई की अगर आप बात करोगे तो वो आपके एक तरह से मामा और उनकी जो है वो दादी मामी ही वो काउंट होंगी, तो उनसे भी आपकी शादी नहीं हो सकती। अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट है इफ द टू आर ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, अंकल एंड नीस, आंट एंड नेफ्यू और चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर और ऑफ टू ब्रदर्स और ऑफ टू सिस्टर्स। तो सीधा सा इसमें बोला गया है कि कोई आपस में भाई बहन है उनकी तो डेफिनेटली शादी नहीं हो सकती। उसके बाद अंकल और नीस मतलब कि चाचा भतीजी हैं उनकी शादी नहीं हो सकती। आंट एंड नेफ्यू चाची भतीजा है उनकी शादी नहीं हो सकती, ठीक है। चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर सिस्टर मतलब कि मामा और मासी, मतलब कि चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, आपस में भाई बहन है उनके बच्चों की शादियां नहीं हो सकती, मतलब मेरे बच्चे की शादी मेरे भाई के बच्चे के साथ नहीं हो सकती, या फिर आगे कोई मेरी बहन है उसके साथ मेरे बच्चे की शादी नहीं हो सकती, या फिर कोई आपस में दो भाई हैं मतलब कि मेरे अलावा दो मेरे भाई हैं उन दोनों के आपस के बच्चों की शादियां नहीं हो सकती। तो ये है डिग्रीज ऑफ द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप जहां पे शादियां नहीं हो सकती हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये हो गए सारे पॉइंट जो कि बताते हैं कि ये आपकी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं और यहाँ पे आपकी शादी नहीं हो सकती। अब आप चाहे सपिंडर रिलेशनशिप की बात करो चाहे आप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की बात करो, जब भी आप इन रिलेशनशिप्स की बात करोगे ना तो इसमें आप हमेशा काउंट करोगे, चाहे रिश्ते में आपका वो स्टेप ब्रदर लगता है, स्टेप सिस्टर लगती है, ठीक है, चाहे वो रिश्ते में आपके हाफ ब्लड में है, यूट्रिन ब्लड में है, फुल ब्लड में है, चाहे वो इलेजिटिमेट चाइल्ड है, चाहे वो लेजिटिमेट चाइल्ड है, चाहे वो अडॉप्टेड चाइल्ड है, जिस भी रिश्ते में आपका वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप बन रहा है या सापेंडा रिलेशनशिप बन रहा है जहां आप शादी नहीं कर सकते, आपको ये वाले जो रिलेशन आपके बने हैं, जब भी आप सपिंडा को भी काउंट करोगे चाहे आप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप को भी देखोगे कि शादी हो सकती है नहीं हो सकती है, उसमें आपको स्टेप ब्रदर सिस्टर को वैसे ही काउंट करना है जैसे आपके अपने जो आपके फुल ब्लड से रिश्ते बनते हैं उनको वैसे ही आप काउंट करोगे। ऐसी कोई भी एक्सेप्शन हमारे हिंदू लॉ में नहीं दी गई है इन रिश्तों को लेके। तो रिश्ता आपका चाहे हाफ ब्लड में बना है, फुल ब्लड में बना है, यूट्रिन ब्लड में बना है, लेजिटमेट की वजह से बना है, चाहे अडॉप्शन की वजह से बना है, वो रिश्ता एज इट इज वैसे ही काउंट किया जाएगा जैसा कि आपका अपना ओरिजिनल रिश्ता है उस पर्सन के साथ जहां आप शादी करना चाहते हो, ठीक है। तो चाहे आप सपिंडा में चले जाओ चाहे आप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में चले जाओ, जो भी फैमिली ट्री बनता है वो किसी भी थ्रू बन रहा है वो आपको वैसे ही काउंट करना है जैसा आपका ओरिजिनल रिश्ता है उस पर्सन के साथ। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट जो कंडीशंस, जो मेन कंडीशंस थी डिस्कस करने वाली कि जहां पे हिंदू जो दो हिंदू होते हैं जहां पे उनकी शादियां नहीं हो सकती। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल जरूर लगी होगी किसी भी एंगल से, अगर लगी है तो लाइक करना, शेयर करना। मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट टॉपिक में और आज के लिए बाय बाय।